D4U न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक और आरोपी धर्मेंद्र सिंह हरमन को गिरफ्तार किया है। हरमन पर आरोप है कि उसने लाल किले में उपद्रव करने वालों को भड़काया था। हरमन अपनी कार की छत पर बैठकर नारेबाजी करता रहा और लाल किले के अंदर घुस गया। उसकी गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है। जानकारी के मुताबिक हरमन दिल्ली के अर्जुन नगर का रहने वाला है। पुलिस की जांच में सामने आया कि वह शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन के दौरान भी काफी सक्रिय रहा था। किसानों पर सेलिब्रिटी आमने सामने हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बुधवार को ग्रेटा ने एक खबर का लिंक साझा किया था और उन्होंने कहा था कि हम भारत में किसानों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने टूल किट ट्विटर पर भी शेयर किया था। इसके बाद स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग ने कहा, मैं अभी भी किसानों के साथ खड़ी हूं और उनके शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का समर्थन करती हूं। नफरत, धमकी या मानव अधिकारों के उल्लंघन की किसी भी कोशिश से ये बदलेगा नहीं। किसान आंदोलन के समर्थन में अमेरिका की उपराष्ट्रपति की भांजी मीना हैरिस समेत कई विदेशी हस्तियां भी सामने आई हैं। मीना हैरिस ने लिखा है कि हम सभी को भारत में इंटरनेट शटडाउन और किसान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस हिंसा को लेकर नाराजगी जतानी चाहिए। पॉप सिंगर रिहाना ने आंदोलन के समर्थन में लिखा, आखिर हम किसानों के आंदोलन के बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। पॉर्न स्टार रह चुकी मियां खलीफा हॉलीवुड एक्ट्रेस अमांडा कर्नी ने भी आंदोलन को समर्थन दिया। वहीं विदेश सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि यह दुखद है, इस बारे में पहले जान लेना चाहिए था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी टिप्पणी की और कहा कि कोई भी दुष्प्रचार भारत की एकता को खत्म नहीं कर सकता। भारत विकास के लिए एकजुट खड़ा हुआ है। इस पर भारतीय सेलिब्रिटीज ने भी पलटवार किया। रिहाना को जवाब देते हुए कंगना रनौत ने लिखा, बैठ जाओ मूर्ख, हम तुम लोगों की तरह अपना देश नहीं बेच रहे। कोई भी इस मुद्दे पर इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि हिंसा फैला रहे लोग किसान नहीं, आतंकी हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को 71 दिन हो चुके हैं। इसी बीच गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार को हलचल फिर बढ़ गई। श्रोमणी अकाली दल की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल समेत 10 विपक्षी दलों के 15 नेता आज किसानों से मिलने के लिए गाजीपुर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। विपक्षी नेता बार बार गुजारिश करते रहे कि उन्हें किसानों से मिलने दिया जाए, लेकिन पुलिस नहीं मानी। आखिरकार सुप्रिया सुले, हरसिमरत कौर बादल समेत सभी नेताओं को वापस लौटना पड़ा। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए कुछ दिन पहले कई लेयर की बैरिकेडिंग करने के साथ ही सड़कों पर कील भी लगा दी थी। इस पर किसान नेताओं और विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा था, लेकिन वीरवार को इन कीलों को हटाने के फोटो और वीडियो सामने आए हैं। इसके बाद पुलिस ने सफाई दी है कि कीलों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लाया जाना है। साथ ही कहा है कि बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वीरवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने राष्ट्रीय राजधानी की चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अधिकारों को छीनकर वो शक्ति उप राज्यपाल को देने का कानून पास कर दिया है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट में बदलाव कर केंद्र सरकार अब उप राज्यपाल को इतनी पावर देने जा रही है जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करते हैं, जिससे वे दिल्ली सरकार के कामों को रोक सकें। उन्होंने कहा कि इसके बाद दिल्ली सरकार के पास निर्णय लेने का अधिकार नहीं होंगे, बल्कि ये तमाम अधिकार एलजी के पास चले जाएंगे। सिसोदिया ने कहा यह सब बुधवार को बहुत ही गोपनीय तरीके से हुआ और खुफिया तरीके से इस कानून को कैबिनेट में पास किया गया। यह लोकतंत्र के खिलाफ तो है, साथ ही संविधान के भी खिलाफ है। आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चला है कि केंद्र सरकार ने कल चुपचाप बहुत ही गोपनीय तरीके से दिल्ली में चुनी हुई सरकार के जो मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री के अधिकार कम करके उनको छीन के एलजी को देने का एक कानून पास किया है कल कैबिनेट ने। दिल्ली की सरकार को बनाने का जो कानून है, जिसे जेएनसीटी एक्ट कहते हैं, उसमें बदलाव करके केंद्र सरकार अब एलजी को इतनी पावर देने जा रही है कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोक सकें। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अब निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी, वो एलजी के पास होगी।
एलजी का मतलब है केंद्र सरकार के पास होगी, केंद्र की बीजेपी की सरकार के पास में होगी। स्टेट गवर्नमेंट जिसको जनता चुनती है, दिल्ली की जनता चुनती है, उसके पास में अब डिसीजन लेने की पावर नहीं होगी। और बहुत ही गोपनीय तरीके से, बहुत चुपचाप खुफिया तरीके से कल इन्होंने ये कैबिनेट में कानून लेके आए और उसको पास किया। केंद्र सरकार का जो ये कदम है वो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से जनता द्वारा चुनी गई सरकार की पावर कम करने का जो कदम है, ये लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ तो है ही है, ये संविधान के भी खिलाफ है। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार होगी और उसके पास में 3 सब्जेक्ट को छोड़ के सारे काम पर, 3 मुद्दों को छोड़ के, पुलिस, जमीन एंड पब्लिक ऑर्डर, इन 3 चीजों को छोड़ के दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की चुनी हुई विधानसभा सारे मसलों पर निर्णय ले सकेगी और सारे मसलों पर गवर्नमेंट चला सकेगी। इस बात को 2015 में सबको याद होगा कि किस तरह से तब बीजेपी की चुनी हुई सरकार ने एलजी के माध्यम से मनमाने तरीके से, संविधान में लिखे होने के बावजूद, इंटरप्रिटेट किया कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी दिल्ली की सरकार को। फिर जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने संविधान में लिखे हुए को और स्पष्ट करते हुए कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार और दिल्ली की चुनी हुई विधानसभा, इसके पास में 3 सब्जेक्ट को छोड़ के, पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर, इनको छोड़ के हर मामले में फैसले लेने का अधिकार है। ये निर्णय लेंगे कि दिल्ली की बिजली कैसे चलेगी, बसें कैसे चलेंगी, स्कूल कैसे चलेंगे, अस्पताल कैसे चलेंगे, ये सब चुनी हुई सरकार निर्णय लेगी। और इस बात को संविधान की पीठ ने, 5 जजों की बेंच ने बहुत स्पष्ट तरीके से कि संविधान में क्या लिखा है उसकी व्याख्या कर दी। अब उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचा इनके पास में। सारे काम संविधान की बेंच ने कहा भी चुनी हुई सरकार के पास में है, उसमें एलजी का कोई रोल नहीं है। एलजी के पास में केवल और केवल इंफॉर्मेशन जाएगी सरकार के लिए हुए फैसलों की। फैसला सरकार लेगी, चुनी हुई सरकार लेगी और उसकी इंफॉर्मेशन एलजी को जाएगी। ये संवैधानिक बेंच ने संविधान की व्याख्या करते हुए साफ साफ लिखा है। लेकिन अब केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान को किनारे करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ की व्याख्या को किनारे करते हुए, इसके उलट, संविधान में दी गई व्यवस्था के उलट जाते हुए यह फैसला लिया है कि केंद्र सरकार की जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार होने के बावजूद एलजी के हाथ में पावर होगी निर्णय लेने की, डिसीजन लेने का अधिकार जो है वो एलजी के हाथ में होंगे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। नवरीत की अरदास में पहुंची प्रियंका गांधी ने कृषि कानून को लेकर कहा कि आंदोलन करने वाले लोगों को ये सरकार आंत की बता रही है। बिना नाम लिए प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया और कहा, मौजूदा दौर में किसानों पर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। सरकार किसान कानून को वापस नहीं लेना चाहती, लेकिन सरकार को नहीं पता इस आंदोलन में किसानों को कितनी क्षति हो रही है। और मैं ये कह सकती हूँ कि आज अगर सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है, हाँ, ये 3 कानून हैं जिनको सरकार वापस लेना नहीं चाहती और उसको वापस लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है किसानों के साथ, लेकिन इससे बहुत बड़ा जुल्म ये कर रहे हैं जब ये शहीदों को आतंकवादी कहते हैं, जब ये इस किसान के आंदोलन को अपने लिए एक राजनीतिक मतलब साजिश की तरह के देखते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि अगर एक नेता देश के किसान, देश के गरीब, हर देशवासी का दर्द नहीं सुन सकता, अगर जब आवाज उठाए तो वो उसको तरह तरह के नाम कहलाए जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहा जाता कि हाँ, तुम मेरे साथी हो, मेरे देशवासी हो, तुम्हारे दिल में दर्द है, वो मेरा दर्द है, आओ मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अगर वो नेता ऐसे नहीं कर सकते तो वो कुछ काम के नहीं रहे।
नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की टीम की ओर से अमृतसर के लोहारका रोड पर गली नंबर 7 में मकान नंबर 15 पर दबिश दी गई। यहां पर अमरजीत सिंह नाम का व्यक्ति पिछले 11 महीनों से रह रहा था और वह इस मकान का 16,000 रुपये प्रति महीना किराया भी दे रहा था। अमरजीत सिंह की ओर से पहले तो एनआईए की टीम को 1 घंटा दरवाजा नहीं खोला गया। बाद में एनआईए की टीम ने पुलिस की मदद ली, जिस पर अमरजीत सिंह ने ये दरवाजा खोला। एनआईए की टीम की ओर से जब यहां पर दबिश दी गई तो पता चला कि ये किराएदार अमरजीत सिंह जो है हिजबुल मुजाहिदीन से संबंधित था। छापामारी के दौरान घर से 20 लाख रुपए, 130 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये भी बता दें कि ये व्यक्ति सीमा पार से लाई गई 500 किलो हेरोइन के मामले में मुख्य आरोपी रंजीत सिंह चीता का बेहद करीबी है। ये अमरजीत सिंह है, तेजा खुर्द का है, उसका एक घर है। एनआई की टीम का रेड हुआ है, वो एनएसए के मिलके वो उनके एसपी साहब आए हैं। जो भी होता है फिर आपको बताएंगे। कितनी देर की है, क्यों रेड की गई? ये उनकी इन्फॉर्मेशन होगी, ये तो वही बता सकते हैं एनआईए वाले। हाँ जी, कितनी देर तो रेड चल रही थी सर? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मैं अभी आपको कोई भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ये एनआई की रेड है, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो। टेरर फंडिंग, दिस इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस स्टेज पर मैं उनसे मिलूंगा पहले एसपी साहब से, फिर जो भी बात होगी, जो भी वो कहेंगे वो। सर कहा जा रहा है कि दरवाजा नहीं खोले जा रहे सेना वालों, धक्के ना दरवाजा पुलिस वालों खुलाया। ये जो भी मैटर है ना, वो एसपी साहब आप खुद कर रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं जी। जो भी होगा फिर मैं आपको। एनआईए दी रेड? यस यस। जिसके घर में है वो क्या करता था? अमरजीत सिंह है, मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, अभी इनिशियल स्टेज पे है। वो क्या करता था इसके बारे में अभी आपको पूरे इंक्वायरी के बाद में बता पाएंगे। चौरी चौरा के शताब्दी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को नमन करते हुए डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की एकता हमारे लिए सबसे अहम है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस दौरान कहा कि देश के वीरों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, 100 वर्ष पहले चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक आगजनी की घटना, एक थाने में आग लगा देने की घटना सिर्फ नहीं थी। चौरी चौरा का संदेश बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक था। अनेक वजहों से पहले जब भी चौरी चौरा की बात हुई उसे एक मामूली आगजनी के संदर्भ में ही देखा गया, लेकिन आगजनी किन परिस्थितियों में हुई, क्या वजह थी, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आग थाने में नहीं लगी थी, आग जन जन के दिलों में प्रज्वलित हो चुकी थी। चौरी चौरा के ऐतिहासिक संग्राम को आज देश के इतिहास में जो स्थान दिया जा रहा है, उससे जो जुड़ा हुआ प्रयास हो रहा है वो प्रशंसनीय है। मैं योगी जी, उनकी पूरी टीम को इस काम के लिए बधाई देता हूं। फिल्मी हस्तियों द्वारा किसानों के पक्ष में दिए गए बयान पर कांग्रेस के प्रवक्ता और विधायक डॉक्टर राजकुमार ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को माफी मांगने और कोर्ट में ले जाने को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ਬਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਈਡੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਝੂਠ ਝੂਠ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਬਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਆਖਰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਇਹ ਝੂਠ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ माफी भी ਤੁਹਾਡੀ। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि पंजाब में कानून नाम की कोई चीज नहीं रही है। चुग ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधा है। पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी चिंताजनक है। जो पोलिटिकल पार्टीज के लीडर से लगातार हमले हो रहे और सरकार पूरी तरह चुप है। सर्वदलीय मीटिंग के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी द्वारा ब्लू स्टार ऑपरेशन की याद दिवाना ये दर्शाता है कि कैप्टन साहब तुहाडी मानसिकता हजे भी 1994 वाले अमृतसर घोषणा पत्र ते अड़ी हुई है। हजे भी तुहाडे दिमाग चो अलगवादी वखवादी सोच जिहड़ी हस्ताक्षर तुसीं अमृतसर घोषणा पत्र नूं 1994 च कीते सी ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ और ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਜਨਮਾਨਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 1984 ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ ਬੰਬ ਚਲਾਏ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਟੈਂਕ ਵਾੜੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1984 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਤਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਨ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ और ये जिहड़े पंजाब के आम नागरिक नूं डराउण वाले बयान तुसीं सर्वदलीय बैठक च दिते मैं कड़ी निंदा करना। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।